भारत में हर साल लाखों लोग एडल्ट्रेटेड खाना खाकर बीमार पड़ जाते हैं और हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है। तो इन सब के लिए कौन है ज़िम्मेदार? क्या कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आइए आज की इस वीडियो में इस चीज़ को एनालाइज करते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसे ध्यान से देखें और शेयर ज़रूर करें। दूध में यूरिया, डिटर्जेंट और स्टार्च मिलाया जाता है ताकि दूध ज़्यादा गाढ़ा और ताज़ा दिखे। वहीं पनीर में पाम ऑयल, डिटर्जेंट, स्टार्च ये सब मिला करके एनालॉग पनीर बनाया जाता है जो बिल्कुल पनीर की तरह दिखता है, बट इसका टेस्ट और इसका जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो पनीर से काफ़ी अलग होता है। उसी प्रकार हम अगर सब्जियों की बात करें तो उसमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन डाला जाता है ताकि सब्जियाँ ज़्यादा जल्दी बड़ी हो जाए और ताज़ी दिखें। साथ ही साथ लाल मिर्च में तो ब्रिक पाउडर तक मिला दिया जाता है। तो आइए आज इस सीरियस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझते हैं। ऐसा नहीं है कि फूड सेफ्टी को लेकर के हमारे इंडिया में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है या कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, बिल्कुल है। और जो मिनिस्ट्री और जो डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है FSSAI, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में आती है। और इसका फुल फॉर्म FSSAI का फुल फॉर्म हो गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इनका काम होता है बेसिकली इंडिया में जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उनका रैंडम सैम्पलिंग लेना है ना। आप जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गया इन लोगों को लाइसेंस देना, जो जितना भी फूड सेफ्टी को रिगार्डिंग मतलब रूल्स आती हैं, जो भी मिलावट से बचाने का काम होता है, एडल्ट्रेशन से बचाने का काम होता है, जो एक लिमिट प्रिस्क्राइब करती है कि फूड में कितना मात्रा में क्या होना चाहिए, ठीक है, एक सेफ लिमिट जो प्रिस्क्राइब करती है, वो सारा FSSAI के अंदर में आता है। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछो क्या ये अपना काम करती है, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल ना, ना के बराबर। क्योंकि आप विडंबना देखो कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी मेरी वीडियो को देख रहे होंगे जिनको ये पता लगेगा कि पहली बार शायद वो जानेंगे कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट इंडिया में मौजूद है जो हमारी फूड सेफ्टी को इंश्योर करती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। ये दिखाती कि कितना सोया हुआ हमारा ये डिपार्टमेंट है FSSAI की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट इंडिया की है, जो बिल्कुल भी अपना काम सही से नहीं करती है, बिल्कुल भी एडल्ट्रेशन को रोकने में नाकाम रही है, ठीक है। और ये तभी एडल्ट्रेशन को रोक पाती है जब हम लोग बहुत ज्यादा आवाज उठाते हैं, आक्रोश होती है, तब जाकर के ये जागती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगर अच्छे से काम करे तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, तो सबसे पहले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में आती है। FSSAI की मैं बात कर रहा हूँ। और इसका प्रमुख काम क्या है? इसका प्रमुख काम अगर मैं आपको बोलूँ तो इसका सबसे जो मेन काम है वो यही है कि फूड एडल्ट्रेशन से रोकना। अब फूड एडल्ट्रेशन मीन्स क्या होता है? फूड एडल्ट्रेशन मतलब होता है जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट। अब मिलावट जरूरी नहीं है कोई भी चीज ऐड करके हो सकती है, कोई भी चीज को ऐड करना वो भी मिलावट में आती है। कोई अच्छा इंग्रेडिएंट जो है जो उसमें पाई जाती है उसको रिमूव कर देना, या उसको आप समझो ऐसा चेंज कर देना जो सेहत के लिए हार्मफुल हो सकती है। सो एडिशन, डिलीशन, सारा चीज फूड एडल्ट्रेशन कहलाता है। यानी कि फूड की क्वालिटी को डिग्रेड करना, फूड की क्वालिटी गुणवत्ता के साथ डिग्रेडेशन करना, ये सारी फूड एडल्ट्रेशन कहलाती है। और इस फूड एडल्ट्रेशन से रोकने का काम हमारा कौन करता है? FSSAI करता है। आइए अब आगे जानते हैं इसके क्या क्या रोल है, एक बार फिर से समझ लेता हूँ। इसके देखिए मुख्य जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ, इसके मुख्य 5 रोल होते हैं और वो 5 रोल क्या क्या है आइए अच्छे से इसको समझते हैं। सबसे पहले फ्रेमिंग रेगुलेशन, सबसे पहले है रेगुलेशन से बनाना। क्या रेगुलेशन से बनाती है FSSAI, समझिए इसको। ये प्रिस्क्राइब करती है कि कितना समझिए खाद्य पदार्थ में पेस्टिसाइड की मात्रा अलाउड है, कितना समझिए आप इंसेक्टिसाइड की मात्रा अलाउड है ना। एक परमिसेबल लिमिट तय करती है, ठीक है ना। कितना आप कोई भी सामान है, जैसे समझ लो कोई शुगरी ड्रिंक वगैरह है तो कितना आप अमाउंट में शुगर उसमें ऐड कर सकते हो, है ना। कितना अमाउंट में कैफीन ऐड करना चाहिए। ये सारी चीज जो होता है, जो स्टैंडर्ड्स फूड रेगुलेशन होता है, जो मानक होता है, उसको इंश्योर करती है कौन? आपको जाकर के FSSAI। ये बहुत सारी चीजों को इंश्योर करती है। और ये भी साथ में बताती है कि जितना भी चीज कंपनीज मान के चलिए कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो सारी इंग्रेडिएंट्स को अपना अच्छे से सैंपल का वहां पर जो प्रोडक्ट के पीछे वो लिखेगी कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, कितना इसमें किलो कैलोरीज आपको मिलेगा, कितना प्रोटीन मिलेगा, कितना वाइटामिन मिलेगा, वो सारी चीजों को ऐड करना, वो सारी डिटेल्स देना। ये सबसे पहले एक काम हो गया FSSAI का। ये कंपनीज को बोलती है जो भी रजिस्ट्रेशन देती है। दूसरा है FSSAI सर्टिफिकेशन देती है। सर्टिफिकेशन किसको देती है? रेस्टोरेंट को देती है, होटल्स को देती है। जो भी रेस्टोरेंट होटल समझ लीजिए बेकरी में काम करती है, जो भी रेस्टोरेंट होटल समझिए मिठाई बनाने का काम करती है, कुल मिलाकर खाने पीने की चीजों की काम करती है, तो उसे FSSAI का सर्टिफिकेशन लेना बहुत ही मैंडेटरी होता है। आप भी देखेंगे मधुपुर में भी बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो खाने पीने की सामान बनाती है। हमारा ही टेस्टी हाउस है जो केक की दुकान है, तो वहां पर भी हमारे पास भी FSSAI का सर्टिफिकेशन है, क्योंकि हम लोग भी अपना केक वगैरह बनाते हैं तो हमारे पास भी ये लाइसेंस है। उसके बाद लैब प्रोसीजर, लैब टेस्ट वगैरह करती है, जो सैंपल होता है। अब FSSAI देखिए कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में न्यू लॉन्च होती है जैसे कोई मान के चलिए लेज लॉन्च हो रही है, तो अपना सैंपल भेजती है FSSAI को टेस्ट करने के लिए। टेस्ट के बाद FSSAI उसे ग्रांट कर देती है कि ठीक है आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, लाइसेंस मैंने दे दिया। लेकिन बात ये होती है कि एक बार टेस्ट हो जाने के बाद फिर FSSAI सो जाती है, ठीक है।
एफएसआई को चाहिए कि रैंडम सैंपल भी मार्केट से पिक किया जाए। एक बार अगर उसने किसी भी फूड आइटम्स को सर्टिफाई कर दिया कि हाँ मैंने इसको हाँ कहा था, ठीक है ना, सर्टिफिकेट दिया था, उसके बाद इन्हें क्या चाहिए कि हर 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने में रैंडम सैंपलिंग करिए उसकी। क्योंकि कंपनी बहुत चालाक होती है, जो सैंपल में भेजती है मान के चलिए उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी डाली हुई रहती है ना, लेकिन जब बाद में क्या होता है ना, बाद में एडल्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देती है। तो एफएसआई को चाहिए प्री और पोस्ट दोनों में काम करना। प्री यानी कि जब कोई सैंपल इनको जा रहा है तो अच्छे से टेस्ट करना है, और पोस्ट सैंपल हो जाने के बाद, वो सारा हो जाने के बाद जब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाती है तो भी उस प्रोडक्ट के बारे में कहीं से भी कोई भी रैंडम सैंपल उठाइए, कोई भी दुकान से जाकर के टेस्ट करिए ये, और खुद से करना है, स्वेच्छा से करना है। ये नहीं कि जब तक कस्टमर कोई रिपोर्ट ना कर रहा है, जब तक कंप्लेन नहीं कर रहा तब तक नहीं करना। खुद से भी रैंडम सैंपलिंग नहीं करनी चाहिए, जो कि बहुत ना के बराबर होती है। पॉलिसी को रेगुलेट करती है, पॉलिसी को सजेस्ट करती है, बहुत सारी और भी चीजें होती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर के भी बहुत बार एफएसआई को रोल में आना चाहिए, लेकिन आती नहीं है। ये सारे काम मैं पॉजिटिव से बता रहा हूँ, क्या इन्हें करना चाहिए ना। बहुत सारा सजेशंस भी देती है कंपनीज को, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अवेयरनेस प्रमोशंस, अवेयरनेस फैलाती है। अवेयरनेस मतलब कैसा, जैसे ईट हेल्दी इंडिया, ओके, ऐसा एक कैंपेन भी चलाती है, ईट हेल्दी इंडिया, ओके, ये कैंपेन भी चलाती है, जिसे कुल मिलाकर के प्रमोट करती है कि किस तरह से हमको हेल्दी खाना खाना चाहिए, हम लोग को न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए, हम लोग को इंग्रेडिएंट्स पढ़नी चाहिए, जागरूक नागरिक बनना चाहिए। तो ये सारा काम क्या है, एफएसएसआई का है। ये सारा तो काम है, लेकिन क्या ये सारा काम करती है? ये यही तो प्रॉब्लम है, नहीं करती है। अगर ये सारा काम करे तब जरूर बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सारा काम करती नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से ये सारी आपको मिलावटें देखने को मिलती है। अब अगर मैं फूड एडल्ट्रेशन की बात करूं, तो यहाँ पर आप जो डेटा है उसको देख करके शॉक हो जाएंगे। जो भी फूड आइटम्स है सभी में मिलावट होता है, कम और ज्यादा की बात है। अगर आप देखिए इंडिया में सबसे ज्यादा किसमें मिलावट होती है, तो सबसे ज्यादा जो अभी तक डेटा है वो ये कहता है कि मिल्क में सबसे ज्यादा मिलावट होती है। मिल्क में, मिल्क प्रोडक्ट्स में, मिल्क में, पनीर में, ये सब में सबसे ज्यादा मिलावट होती है। अदर्स में बाकी सारा चीज आ जाती है जो भी बच गई, तो वो 23% है। ऐसे एज ए इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात करें तो मिल्क में सबसे ज्यादा मिलावट होती है। उसके बाद आप देखेंगे तो ग्रोसरीज आइटम्स में भी मिलावट हो रही है, फ्रूट्स में भी मिलावट हो रही है, ठीक है ना, वेजिटेबल्स में भी मिलावट हो रही है, सभी में मिलावट हो रही है। सबका मिलावट का अलग अलग समझ लीजिए केमिकल्स है, सब में अलग अलग तरह के पदार्थ यूज किए जाते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे केमिकल्स है जो यूरोप की कंट्रीज में बैन है, ईयू में बैन है। हमारा पड़ोसी देश जो हो गया, पड़ोसी नहीं बोल सकते, मतलब हमारे एशिया का ही जो देश वगैरह हो गया, सिंगापुर, हांगकांग वगैरह जो हो गया, हमारे साउथ ईस्ट वाला भी जो देश हो गया, कुछ कुछ वहां पर भी आप देखेंगे कि उन्होंने भी एमडीएच जैसे मसाले को बैन करके रखा हुआ। हमारे साउथ ईस्ट एशिया में एमडीएच ऐसे मसाले बैन किए हुए हैं, ठीक है ना, वो सारी देश क्यों? क्योंकि वहां की फूड सेफ्टी देखिए कितनी स्टैंडर्ड है कि वो लोग सारा सैंपल्स को टेस्ट कर रहे हैं, और एमडीएच वगैरह में ना आर्सेनिक, लेड, ये सब पाया गया बहुत सारे मसालों में, तो उनको बैन करके रखा हुआ, ठीक है। और इंडिया में ये सब हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं एमडीएच के मसाले खाओ, ये सबसे समझ लो ब्रांडेड मसाला, और ये ब्रांडेड मसाला दूसरे देश में बैन है। सोचिए ईयू में, यानी कि आप अगर यूरोपियन यूनियन तक में यहाँ पर ये सारे मसाले बैंड है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जो हम लोग हैबिचुअल हो गए हैं, लेकिन होनी नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग समझिए अवेयर नहीं है जनता, और एफएसएसआई भी शो करके रहती है, तो जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। आप ये फोटो में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जहां पर मैंने ये चार्ट लाया आपके लिए, यहाँ पर मैंने बताया कौन से फूड आइटम्स में कौन सा केमिकल मिलाया जाता है और क्या उससे प्रॉब्लम होती है। देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हमारी वीडियोस को आप कोशिश करें शेयर करने की, लाइक करने की, और अपने जो भी डाउट्स होते हैं उसको कमेंट में जरूर पूछें। क्योंकि ये सारा चार्ट्स वगैरह लाना, वीडियो रिकॉर्ड करना, एडिट करना में काफी समय जाता है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग को अवेयर करूँ एज ए जागरूक नागरिक, ठीक है ना। तो अगर आपको ये एफर्ट्स अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोज है जो मैं बनाता हूँ यहाँ पर। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको पसंद आता है तो इसे शेयर जरूर करें। देखिए यहाँ पर फूड आइटम्स की अगर मैं बात करूँ तो स्पाइसेस, मसालों में सूडान रेड, मेटेनिल येलो, ये सब नाम के लेड, ये सब बहुत सारी केमिकल्स मिलाई जाती हैं, जिससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, लीवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज हो सकता है, कैंसर तक की बीमारियां हो सकती है। दूध की बात करें हम, तो दूध में यूरिया, डिटर्जेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्टार्च, ये सब मिलाया जाता है, जिससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, किडनी डैमेज हो सकता है, स्टमच प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब पेट दर्द वगैरह, ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन रेयर केसेस में बहुत बड़ी बीमारियां भी होती है। पनीर, पनीर का मैंने आपको बताया, पनीर दो टाइप की आजकल मार्केट में, एक तो मिल्क की पनीर है जो मिल्क से बनाई जाती है, दूसरा एनालॉग पनीर है। एनालॉग पता है आपको? एनालॉग पनीर में एक्चुअली में गवर्नमेंट को ये रेगुलेशन लाना चाहिए कि अगर कोई रेस्टोरेंट या कोई प्रोडक्ट में एनालॉग पनीर यूज हो रहा है, तो उसे वो साफ साफ दिखाए कि इसमें एनालॉग पनीर यूज हुआ, ना कि रियल पनीर। एनालॉग पनीर रियल पनीर से काफी अलग होता है। रियल पनीर मिल्क से बनता है, मिल्क से बनाया जाता है। एनालॉग पनीर में मिल्क का मात्रा नहीं होता। मिल्क के अलावा इसमें क्या होता है, पाल्म ऑयल होता है, पाल्म ऑयल होता है, स्टार्च होता है, ठीक है ना, ये सब होता है। ये सब मिला करके बिल्कुल पनीर की तरह ही दिखने वाला एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है ना, जो जो समझ लीजिए पनीर के मुकाबले काफी ज्यादा अनहेल्दी होता है। पनीर तो बहुत हेल्दी होता है, पनीर तो हमारे प्रोटीन का एक जरिया होता है, वेजिटेरियन के लिए तो समझ लीजिए ये वरदान के बराबर है। लेकिन जो एनालॉग पनीर होता है उसमें हेल्थ बेनिफिट्स बहुत कम होती है। देखिए पनीर में, एनालॉग पनीर ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये मतलब समझिए एडल्ट्रेटेड बहुत मात्रा में है, ये बुरी है सेहत के लिए। एक तो एडल्ट्रेटेड पनीर होता है जिसमें चूना वगैरह सब मिला करके बनाते हैं, वो तो बहुत एक्सट्रीम केस ऑफ एडल्ट्रेशन हो गया, वो तो बिल्कुल भी खानी नहीं चाहिए, ठीक है ना। एनालॉग पनीर
चलो आप खाते हो, खा सकते हो, बट ये बहुत बहुत सेहत के लिए हानिकारक होता है, ठीक है ना। लेकिन एक पनीर ऐसी होती है जो बिल्कुल भी एडल्ट्रेटेड होती है, जिसमें चूना वगैरह मिला करके बनाया जाता है, वो तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, वो कैंसर वगैरह का समझ लो बीमारी हमें देती है, ठीक है ना। एनालॉग पनीर जहां भी यूज होती है ना, वहां पर पाल्म ऑयल स्टार्च ये सबसे बनाया जाता है। जितने भी रेस्टोरेंट आप देखोगे, स्ट्रीट वेंडर जो मोमोज में पनीर डाल करके बनाते हैं, ठीक है ना, वो सारा एनालॉग पनीर का यूज करते हैं, सारा एनालॉग पनीर का यूज करते हैं, क्योंकि रियल पनीर बहुत महंगा। 30 रुपए में अगर आपको मोमोज मिल रहा है, पनीर मोमोज, तो आप ये मत समझिए कि उसमें एक्चुअल पनीर का यूज किया गया होगा, वो एनालॉग पनीर है। लेकिन सरकार इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं लाती है कि एनालॉग पनीर को आपको अलग से दिखाना पड़ेगा इंग्रेडिएंट्स में। वो लोग पनीर को ही मतलब समझ लो दिखाते हैं। ये बहुत गलत बात है। आप गूगल करिएगा एनालॉग पनीर क्या होती है, तो आपको ज्यादा अच्छे से और भी समझ में आएगा। वेजिटेबल्स में ऑक्सीटोसिन नामक समझ लीजिए इंजेक्शन दी जाती है। इससे क्या होता है पता है, रात में आप इंजेक्शन मारो, 24 से 48 घंटा बाद इतना बड़ा भिंडी इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा कद्दू इतना बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो एक तो साइज को बढ़ा देती है, दूसरी बात क्या होता है, जब वो साइज बढ़ जाता है तो उसमें तो केमिकल डाला गया है ना, जब हम खाएंगे तो हमारे बॉडी के साथ रिएक्शन करेगा, हमारा जीन्स चेंज करेगा, हमारा डीएनए चेंज करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है ना, हमें कैंसर जैसी बीमारियां होती है। कैंसर वगैरह क्यों होती है, जब हमारा जीन्स डीएनए ये सब में चेंजेस आती है। ये सब में चेंजेस अपने नहीं आती है, कोई केमिकल सब्सटेंस जा करके हार्मोन को डैमेज किया, वो जीन को डैमेज किया, ऐसे करके जब होती है, तो ये सारी सब्सटेंस कैसे हमारे बॉडी के अंदर जाती है, ये हम लोग का गलत खान पान की वजह से जाती है, जिसकी वजह से कैंसर वगैरह बीमारियां होती है। फ्रूट्स में भी आप देखेंगे तो कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है, ये तो चलो बहुत नॉर्मल है, आम वगैरह को सारा इस चीज से पकाया जाता है, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि वैक्स डाइज ये सब कलर, आर्टिफिशियल कलर चमकाने के लिए, ठीक है ना, फिर हम लोग उसको बिना धोए खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है, एक्सट्रीम केसेस में लीवर डैमेज हो सकता है, पेट दर्द वगैरह तो नॉर्मल है, वो तो होता ही है। इसे आप देखेंगे राइस, कुकिंग ऑयल, ठीक है ना, फिश, ठीक है, मीट, चिकन, पीनट, सब में कहीं ना कुछ केमिकल्स का यूज होता है, उसको ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए। प्रिजर्वेटिव्स का यूज होता है उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। बहुत सारी ऐसी प्रिजर्वेटिव्स का यूज इंडिया में होती है जो इंटरनेशनली बैंड है, लेकिन इंडिया में रेगुलेशंस की कमी है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो आप इस चार्ट को अच्छे से भी समझ सकते हैं, अपने से भी पढ़ सकते हैं, ये जानने के लिए कि किस प्रकार का एडल्ट्रेशन इंडिया में आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, कि अब हम लोग क्या करें। अब तो फूड एडल्ट्रेशन होता है, अब हम लोग क्या करें, व्हाट एज ए सिटीजन कैन वी डू, अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपको फूड एडल्ट्रेशन से बचना है तो आप क्या कर सकते हैं। फसाई तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभाई, सबसे पहले तो ये होनी चाहिए कि फूड एडल्ट्रेशन हो ही ना। लेकिन अब क्योंकि फूड एडल्ट्रेशन हो रही है, तो हमें अपने से कदम लेना पड़ेगा। यही तो बात है ना प्रॉब्लम में। मैं जब भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता हूँ तो लोग उसे गलत सेंस में ले लेते हैं। इंडिया में यही है, अगर हमें साफ हवा चाहिए तो हमें एयर प्योरीफायर लेना पड़ता है, हमें अगर साफ पानी पीना है तो हमें आरओ खरीदना पड़ता है ना, हमें अगर 24 घंटे बिजली चाहिए तो घर में हमें इन्वर्टर लगाना पड़ता है। तो हम सरकार को टैक्स क्यों दे रहे हैं। सारा चीज यदि हम लोग खुद से करेंगे, प्राइवेट लेवल पे करेंगे, तो फिर सरकार टैक्स क्यों ले रही है ना। तो अगर फूड सेफ्टी में भी अगर फसाई अपना काम नहीं कर रही है, हम ही लोग सारा चीज इंश्योर कर रहे हैं, हम ही लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग बीमार ना पड़े, हम लोग को कैसा खाना, तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमारा है, तो हम लोग सरकार को क्यों चुनते हैं। सरकार की जवाबदेही होती है ना जनता के प्रति, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, वो अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट कब लेगी। तो खैर चलिए, अब वो तो पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है जब भी मैं उस पर वीडियोस बनाता हूँ, इसलिए मैं जनरली क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को नहीं करता हूँ। जानता हूँ कि लोग मेरे ही पीछे फिर पड़ जाते हैं। खैर यहाँ पे समझिए क्या हम लोग कर सकते हैं। बिफोर बाइंग फूड, फूड को खरीदने से पहले हम लोग को पहले तो चेक करना चाहिए फसाई से लाइसेंस है कि नहीं है। देखो, एक बार फसाई से लाइसेंस मिल जाता है तो कम से कम एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला हाल है, ठीक है ना। अगर फसाई से लाइसेंस उसको प्राप्त नहीं है तो वो बिल्कुल गंदा है, उसको तो छूना ही नहीं है। फसाई से लाइसेंस प्राप्त होगी तो क्या इस तरह से एफ का साइन रहता है और वहां पे लिखा रहेगा फसाई का, ऐसे करके एफ, इस तरह से, ठीक है ना। वो आप देख सकते हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है वो फूड आइटम इसके द्वारा लिया गया फसाई का लाइसेंस है उसके पास, ठीक है ना। FSSI करके रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पर दूसरा, आपको ट्रस्टेड शॉप्स वगैरह से लेना है, क्वालिटी इंश्योर करनी है, ठीक है ना। और अनहेल्दी फूड, शाइनी फूड्स वगैरह जो हो गया, जो बहुत ज्यादा शाइन करे, बहुत ज्यादा भड़कीला जो फूड है, जिसको जनरली हम देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है, प्लीजेंट लगता है इसमें, वैसे फूड्स का अवॉइड करिए। क्योंकि वो देखने में जितना ज्यादा जो फ्रेश लग रहा है, बहुत मुमकिन है उसमें आर्टिफिशियल कलर या डाइज वगैरह डाल करके बनाया गया होगा, ठीक है ना। तो ये सब सारा चीज को आपको देखना होगा, ठीक है ना। उसके बाद जब भी आप कोई चीज को ले आते हो, जब भी आप कोई चीज को ले आते हो, तो उसके बाद उसको अच्छे से धो, घर में अच्छे से उसको धोना, अच्छे से फ्रूट्स और वेजिटेबल को वॉश करिए, क्योंकि अगर डाइस कलर्स का इस्तेमाल किया होगा तो वो सारा वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से कुछ देर तक वेजिटेबल्स को पानी में या गर्म पानी में या सॉल्ट वाटर में भी आप चाहे तो पानी को गर्म कर लीजिए, नमक डाल करके उसमें आप डुबा करके रख सकते हैं, तो क्या होगा वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप चाहो तो किसी फ्रूट्स वेजिटेबल को बॉईल भी कर सकते हैं, जो भी बैक्टीरिया बाहर में लगी हुई है वो उससे मर जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, ये सब आप कर सकते हो। इसके अलावा आप इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पढ़िए, जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स देखिए, उसमें इंग्रेडिएंट्स में क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं, क्रीम बिस्किट जो हम लोग खाते हैं ना, क्रीम बिस्किट की स्पेलिंग CREAM क्रीम होता है। ये क्रीम मिल्क
से बना होता है, मिल्क वगैरह से, फैट्स वगैरह से बना होता है। और आजकल जो कंपनी यूज करती है, क्रीम लिखती है, वो क्रीम नहीं लिखती है, CREME, क्रीम बिस्किट लिखती है। बहुत सारी क्रीम बिस्किट में आप देखेंगे वो एक्चुअली में पाम ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करके क्रीम को बना रही है, उसमें दूध नहीं मिलाया गया, ठीक है ना। लेकिन हम लोग उसको हेल्दी समझ के खाते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग को वो दिखाया जाता है ना। इंडिया में यही तो है ना, फेक एडवर्टाइजमेंट इतना पीक पर रहता है कि बता नहीं सकते। रियल फ्रूट का कंटेंट, जैसे आप रियल फ्रूट्स का कंटेंट किसी भी आप प्रोडक्ट में देखेंगे, आप माजा पीते हैं, चलिए आप माजा में ही देखिएगा, माजा में भी कितना, शायद 5 या 6% से कम ही मैंगो पल्प, ठीक है। लेकिन आपको वो इतना बड़ा बड़ा रसीला आम का फोटो दिखाया जाएगा कि आपको लगेगा कि एक्चुअली में हम फ्रूट जूस पी रहे हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप वाटर, शुगर और एडेड कलर्स पी रहे हैं, आपको लगेगा हम रियल फ्रूट जूस पी रहे हैं। बाकी सारी भी कंपनियां बड़ी बड़ी पोमीग्रेनेट का फोटो दिखाएंगी और हेल्दी होने का दावा करेंगे, प्रोटीन दिखाएंगी, विटामिन दिखाएंगे, मिनरल दिखाएंगी, और जब आप उनके लेवल्स पढ़ेंगे पीछे, तब फिर लिखा आएगा इसमें कितना मात्रा में प्रोटीन है, कितना मात्रा में शुगर डाला गया है ना। अच्छा, और ये लोग इतनी बदमाश कंपनियां होती हैं, ये लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट में बड़ा बड़ा फोटो फ्रेश फ्रेश जूसेस का दिखाएंगी और साइड में इतनी से छोटे में लिख देंगी कि रियल आइटम मे बी डिफरेंट फ्रॉम द पिक्चर शोन। इतने छोटे में लिख देंगे, रियल आइटम कैन वेराई फ्रॉम द पिक्चर शोन, यानी कि जो रियल कंटेंट है इसके अंदर में, वो पिक्चर जो दिखाई गई है इससे अलग हो सकती है। तो कंपनीज कहती है कि मैंने तो बता दिया, जनता ने पढ़ा नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन सवाल तो ये उठता है, क्या आपने उसको इतने बड़े अक्षरों में लिखा था जो जनता उसको अपने आंखों से देख सके? क्या आपने उसे इतने अच्छे से सामने जनता का लिखा था, मतलब सामने प्रोडक्ट का लिखा था जहां पर जनता उसको पढ़ सके? क्या आपने उसको हर भाषा में लिखा था? नहीं, साइड में कहीं कोने में इतने से में लिख देंगे वो, है ना। उसके बाद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो बच जाते हैं। कल को फसाई भी जब चेक करती है ना, तो बोलती है हमने तो लिखा था, जनता ने नहीं पढ़ा, मैं क्या करूं। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीज आपको भी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स पढ़ना होगा। और एज ए फसाई क्या कर सकती है, FSSAI क्या कर सकती है, रैंडम सैंपल्स लो मार्केट से, रैंडम दुकानों से सैंपल्स लो किसी भी फूड आइटम्स का, उसको लैब टेस्ट करना चाहिए। लैब टेस्ट के बाद उसको देखना चाहिए क्या वो लैब टेस्ट में पास हो रही कि नहीं। अगर फेल हो गई तो उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, उनका लाइसेंस भी खत्म कर देना चाहिए, या तो उनको क्या बोलते हो, कुछ टाइम दे करके सारा सैंपल्स को उनका बोलो मार्केट से वापस लेने के लिए, और फिर से कुछ फाइन लगा करके उनको बोलो न्यू सैंपल्स मार्केट में लॉन्च करने के लिए, जिसमें वो सारी चीजें ना हो जो सेहत को हार्म कर सकती है। ये सारी चीज कर सकती है। सरप्राइज रेड मार सकती है किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी जगह पर जहाँ पर फूड बनती है, और पब्लिक को जो है वो क्या बोलते हो, अवेयर भी कर सकती है। और पब्लिक से ये भी रिक्वेस्ट कर सकती है, कोई टोल फ्री नंबर भी दे सकती है पब्लिक को, कि अगर आपको एडल्ट्रेशन लगता है फूड में तो आप यहाँ पर कॉल करके रिपोर्ट करें, है ना। ऐसा कोई नंबर भी उतना नहीं है। आप जैसे अमूल के कोई प्रोडक्ट में अगर आपको कंप्लेन होती है ना, तो आप अमूल के कस्टमर केयर को कॉल करके बता सकते हैं। FSSAI ने ऐसा कोई अभी तक नंबर नहीं दिया है जिसमें आप कॉल करके बता सकते हैं, या दिया है तो मेरी जानकारी में वो नहीं है। एक बार आप गूगल करके देखिएगा, अगर शायद रिसेंट में कोई नंबर दिया होगा तो वो अलग बात है। तो आप उसमें कॉल करके भी अपनी रिपोर्ट को दर्ज कर सकते हैं, ताकि कंज्यूमर जो है वो अच्छा खाए, हेल्दी खाए। तभी तो इंडिया सेफ रहेगा, क्योंकि हम लोग आज के दिन में कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गए, हम लोग आज के दिन में डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गए। क्यों? क्योंकि हमारा एक तो लाइफस्टाइल गंदा है, और हम लोग जो भी चीज खाते हैं हर चीज में मिलावट है, तो ऐसे में कैंसर और डायबिटीज तो होगी ही। इसीलिए हम लोग कैंसर और डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने जा रहे हैं। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इसी तरह की वीडियोस को आप देखें, एजुकेशनल कंटेंट को देखें, और हमारे एजुकेशनल कंटेंट को शेयर भी करें। और आपको बता दूं, एमर्स क्लासेस में हम लोग UPSC, SSC, JPSC सारी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाते हैं, GS की प्रिपरेशन करवाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन भी होती हैं। यदि आप वो लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा एमर्स में ग्रेड 1 to 10 ऑनलाइन भी क्लासेस होती है, पूरी इंडिया से आप कहीं कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस भी होती है, कॉलेज रोड में हमारा सेंटर है, आप इनरोल कर सकते हैं या अपने बच्चों को इनरोल करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।